हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने हाईवे इंजीनियरिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, द क्रॉप्स रिक्वायर मैक्सिमम वाटरिंग ड्यूरिंग। हमारी जो फसल है उससे सबसे ज़्यादा पानी कब चाहिए होता है? ऑप्शन ए, फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सोइंग द क्रॉप्स। बी, फर्स्ट वाटरिंग व्हेन द क्रॉप हैज़ ग्रोन अ फ्यू सेंटीमीटर्स। सी, लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग। या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। सो जो हमारे हम कोई भी क्रॉप अगर एक फील्ड में लगाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक वाटरिंग करते हैं प्लांट को बोने से पहले। उस वाटरिंग को हम बोलते हैं पैलियो इरीगेशन। पैलियो इरीगेशन के बाद क्या होता है, आप प्लांट को सो कर दो, उसके सीड्स डाल दे दो या फिर उसके छोटे छोटे प्लांट लगाए दो। अब जब ये प्लांट थोड़े बड़े हो जाएंगे, आपकी क्रॉप थोड़ी सेंटीमीटर ग्रोथ कर जाएगी, तो क्या होगा, उसे सेकेंड वाटरिंग चाहिए होगी। उसको हम लोग बोलते हैं कोर वाटरिंग। अभी जो कोर वाटरिंग है यही मैक्सिमम वाटरिंग रिक्वायर होती है इसी में। सो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर क्रॉप हैज़ ग्रोन अ फ्यू सेंटीमीटर्स। जब आपकी फसल कुछ सेंटीमीटर्स बड़ी हो जाए तब उसमें जो पानी डाल जाएगा वही मैक्सिमम वाटरिंग होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर राइस क्रॉप। जो हमारी राइस की क्रॉप होगी उसके लिए ऑप्टिमम कोर वाटरिंग की डेप्थ कितनी रखी जाती है? तो राइस क्रॉप में काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसका ऑप्शन हमारा आएगा 19 सेंटीमीटर। राइस में हमारी जो कोर वाटरिंग की डेप्थ होती है वो होती है 19 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर व्हीट इज। अब पहले हमसे राइस का पूछा, अब हमसे व्हीट का पूछ रहा है। तो व्हीट की जो होती है वो आप याद रखिएगा 13.5 सेंटीमीटर होती है। अच्छा, अगर कोई आपसे शुगर केन का पूछता है तो क्या होगा? शुगर केन का हमारा होता है 16 सेंटीमीटर। याद रखिएगा 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर स्टैंडिंग क्रॉप्स इन अंडुलेटिंग सैंडी फील्ड्स द सुटेबल मेथड ऑफ इरीगेशन इज। जब आपकी क्रॉप एक रेतीले मैदान में लगी है तो आप कौन सा इरीगेशन मेथड चूज करेंगे? सो इसका ऑप्शन हमारा होगा स्प्रिंकल इरीगेशन। क्यों होगा? स्प्रिंकल इरीगेशन में एक तो क्या होगा, अगर आपकी सैंडी फील्ड है या सैंडी सॉइल है तो वाटर क्या होगा, वाटर आपका सीपेज हो जाएगा, सारा अंडर वाटर अंडरग्राउंड हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल ऊपर का एरिया ड्राई हो जाएगा। अभी जो सीपेज लॉसेस और एवेपोरेशन लॉसेस बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इरीगेशन स्प्रिंकल इरीगेशन को चूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर सीरियल क्रॉप्स द कॉमनली एडोप्टेड मेथड ऑफ इरीगेशन इज। सीरियल क्रॉप्स मतलब जो अनाज होता है आपका, उसके लिए कौन सा इरीगेशन मेथड चूज किया जाता है? सो एक बार देख लेते हैं हम लोग। अगर आपने देखा हो तो जो गेहूं के खेत होते हैं या फिर धान लगाए जाते हैं, उससे पहले इस तरह से आपको जो हमारे किसान हैं वो फिर खेत को तैयार करते हैं। अभी जो एम्बैकमेंट है इसको हम बोलते हैं लीव्स। ये लीव्स क्या करती हैं, पानी को रिटेन करती हैं। आगे वाली लीव्स क्या होंगी, लो लीव्स, इनका लेवल थोड़ा कम होगा। अगर इधर से हम वाटरिंग देते हैं तो ये यहाँ का एरिया पूरा फिल करके फिर क्या होगा, आगे वाले में चली जाएगी। इस तरह से आपका पूरा एरिया इरीगेट होता चला जाएगा। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं चेक मेथड। सो ऑप्शन विल बी चेक मेथड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, द डेप्थ ऑफ रूट जोन ऑफ राइस क्रॉप इज। सो आपकी राइस क्रॉप की जो रूट जोन होती है उसकी डेप्थ कितनी होती है? इसका आंसर हमारा होगा 90 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द स्टेट ऑफ द सॉइल व्हेन प्लांट फेल्स टू एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट वाटर फॉर देयर रिक्वायरमेंट। सॉइल की किस स्टेट में हमारा जो प्लांट है वो पानी नहीं ले पाता? सो अगर आपने पूरा ही डायग्राम पढ़ा होगा, अगर ये हमारी पूरी सॉइल की एक डेप्थ है, डेप्थ डी, इसमें क्या होगा, जो आपका ये पोर्शन है यहाँ पे हमारा होता है एक्सेस वाटर या फिर ग्रेविटी वाटर। ये वाटर 2-3 दिन में पूरा नीचे चला जाता है। जो बीच का पोर्शन आपका आता है ये हमारा होता है कैपिलरी वाटर। इसको हम यहाँ तक जो हमारे जो प्लांट है वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। इतना हमारे सॉइल में पानी रहता ही रहता है। फिर उसके नीचे एक स्टेट आती है विल्टिंग पॉइंट।
विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसके नीचे का जो पानी होता है वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है वो हमारे सॉइल के मॉलिक्यूल्स में बिल्कुल अच्छे से चिपका हुआ होता है, और हमारी जो रूट होती हैं वो उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती। तो हमारा जो प्लांट है वो बस इस एरिया से पानी ले सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के नीचे हमारा प्लांट पानी नहीं ले सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अवेलेबल ऑफ मॉइस्चर ऑफ सॉइल इज इक्वल टू इट्स। अब हमारा मॉइस्चर कितना अवेलेबल है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन के डायग्राम से समझेंगे। अब आपका होने को तो आपका यहाँ पे फील्ड कैपेसिटी तक वाटर अवेलेबल है, पर जैसा मैंने बताया था विल्टिंग पॉइंट के नीचे जितना भी वाटर होता है वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। ये वाटर रूट्स एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकती, ये बिल्कुल मॉलिक्यूल्स में बिल्कुल अटैच रहता है। तो हमारे पास अवेलेबल कितना हुआ, ये बीच वाला पोर्शन। अब नीचे से यहाँ से बिल्कुल इस पॉइंट तक हमारा कितना होता है फील्ड कैपेसिटी, और इस पोर्शन को अगर माइनस कर देता हूँ क्या हो जाएगा, फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो आंसर विल बी डी, डिफरेंस बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फील्ड कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल डिपेंड्स अपॉन। अब जो आपकी फील्ड कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है। अगर आपकी कैपिलरी टेंशन सॉइल में अच्छी होगी तो वाटर को होल्ड करके रखेगा, जिससे आपकी फील्ड कैपेसिटी बनी रहेगी। फिर पोरोसिटी ऑफ सॉइल अगर ज़्यादा होगी तो पानी आपका सारा सीपेज में लॉस हो जाएगा, सो आपका फील्ड कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो हमारी फील्ड कैपेसिटी इन दोनों ही फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजफुल सॉइल मॉइस्चर फॉर प्लांट्स ग्रोथ इज। अब जो प्लांट ग्रोथ के लिए हमारा मॉइस्चर होता है वो कौन सा होता है, फील्ड कैपेसिटी से लेके परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक। वो कौन सा वाटर बताया था, वो वाटर आपका होता है कैपिलरी वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर तो निकाला ही नहीं जा सकता। ग्रेविटी वाटर 2-3 दिन में सीपेज लॉस हो जाता है। केमिकल वाटर तो प्लांट को सूट भी नहीं करता। तो आंसर विल बी ए, कैपिलरी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इफ डेल्टा इज द डेप्थ ऑफ वाटर इन मीटर्स, बी इज द बेस पीरियड इन डेज एंड डी इज द ड्यूटी ऑफ हेक्टेयर पर क्यूबिक, देयर रिलेशन इज। सो हम सबको एक रिलेशन बिल्कुल याद होगा अच्छे से, कि जो हमारा डेल्टा होता है, डेल्टा इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डी। डेल्टा किस में रखा जाता है, डेल्टा आपका होता है मीटर में। बी रखा जाता है बेस पीरियड, जो कि आपका डेज में रखा जाता है। और जो डी है वो आपकी होती है ड्यूटी, किस में रखी जाती है, हेक्टेयर पर क्यूबिक में, हेक्टेयर पर क्यूबिक में। सो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आउटलेट डिस्चार्ज फॉर अ पार्टिकुलर क्रॉप इज गिवन बाय। आउटलेट डिस्चार्ज क्या होगा, आउटलेट डिस्चार्ज जानने से पहले जान लेते हैं आउटलेट फैक्टर क्या होता है। सो आउटलेट फैक्टर आपका क्या होता है, ये कुछ भी नहीं होता, बस आपकी ड्यूटी होती है। कहाँ पर होती है, ये आउटलेट के बिल्कुल हेड पर। यहाँ पे जो आपकी ड्यूटी जो निकल के आती है वही आपका आउटलेट फैक्टर कहलाता है। अब इसका फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो आउटलेट फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एरिया अपॉन आउटलेट डिस्चार्ज, सेम जो कि ड्यूटी का होता है। तो आपका अगर आउटलेट डिस्चार्ज हमसे पूछा है तो आउटलेट डिस्चार्ज कहाँ जाएगा, आउटलेट फैक्टर की जगह। तो आउटलेट फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा एरिया डिवाइडेड बाय आउटलेट फैक्टर। ऑप्शन विल बी ए। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूटी ऑफ कैनाल वाटर विल बी लेस इफ। सो आपकी जो कैनाल की जो ड्यूटी होगी वो कब कम होगी। ड्यूटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एरिया डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज। अब अगर ड्यूटी हमारी कम होगी, कब कम हो सकती है, जब एरिया कम होगा या फिर जब डिस्चार्ज बढ़ेगा। दो ही केस में हमारी ड्यूटी कम होगी। अब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है, एरिया इरीगेटेड इज मोर। तो एरिया मोर तो नहीं हो रहा है, एरिया तो लेस हो रहा है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, वाटर सप्लाई इज लेस। वाटर सप्लाई तो यहाँ बढ़ रही है। ऑप्शन सी देख लेते हैं,
वाटर सप्लाई रिक्वायर्ड इज मोर, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमारा डिस्चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो वाटर रिक्वायर्ड भी आपका बढ़ रहा है और ड्यूटी आपकी डिक्रीज हो रही है। सो इसी के साथ हमारे ये वाले क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। इस क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पार्ट 2 में। सो बने रहिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।